हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हेलो एल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो करेंगे ताकि आपको SN1 रिएक्शंस जो हेलो एल्केन्स में होते हैं उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम SN1 रिएक्शंस को बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शंस जो होते हैं उनको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चों होते क्या है। जैसा कि इसका नाम ही है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी नाभिक से न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला जो होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करता है, लव करता है। इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक ग्रुप हटेगा और दूसरा ग्रुप उसकी जगह आके लग जाएगा। इसको सिंपल जो है डिनोट करने के लिए मैंने आपको दिखा रखा है। न्यूक्लियोफाइल जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको हम NU माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखा हुआ है मैंने। RX से रिएक्शन हो रहा है इसका। RX जो है हमारा हैलाइड है। X को मैंने लिविंग ग्रुप लिखा है क्योंकि ये ग्रुप निकल के जाएगा और इसकी जगह आके हमारा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। हमें हैलाइड जो है मिल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो मेथिल ग्रुप के साथ में या एल्काइल ग्रुप के साथ में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बाहर जाने वाले ग्रुप को हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन जो है हमारा एल्किल हैलाइड में ही हो। X जो है हमारा अल्कोहल भी हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है। तो लिविंग ग्रुप जो है हमारा कुछ भी हो सकता है। जाने वाला ग्रुप, बाहर निकल के जाने वाला ग्रुप, जिसकी जगह हमारे न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जिसे हम SN1 रिएक्शन भी कहते हैं। एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। एक हमारा होता है SN2 रिएक्शन होता है। एक हमारा SNI, जिसको हम लिखते हैं इंट्रामोलिकुलर, अंतः अणु के अंदर ही होने वाले नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका नाम जो है बच्चों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर क्यों पड़ा? इस रिएक्शन का जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वे निर्धारित करने वाला पद होता है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल, एक ही अणु इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका नाम जो बच्चों यूनिमोलिकुलर एकाणुक पड़ा है। जो इसका स्लो स्टेप होता है उसी को हम वेग निर्धारित पद कहते हैं। बच्चों ये आप काइनेटिक्स में पढ़ोगे, बल गतिकी वाला जो चैप्टर आएगा उसमें आप वेग निर्धारित करने वाला पद कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, वो आप डिटेल में पढ़ोगे। कभी कभी इसको हम बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी आपको काइनेटिक्स में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसे बोलते हैं हम। अब इसको प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारित करने वाला पद होता है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल, एक ही अणु जो है वो होता है इन्वॉल्व, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन जो है हमारा SN1 कई स्टेप्स में होता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ बच्चों इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, एल्किल हैलाइड को वाटर के साथ में रिएक्शन करवाया, हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और हैलाइड आयन हमारा निकल जाएगा। वाटर के जुड़ने को बच्चों इंग्लिश में हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जल का जुड़ना। ये मैंने दिखा रखा है। एल्किल हैलाइड के रूप में हमने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, पानी के साथ में रिएक्शन होगा हमारा और हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल जो है बच्चों हमें अच्छी तरह तभी समझ में आएगा जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटेल में ध्यान से पढ़ेंगे। क्रियाविधि, कैसे एक क्रिया जो है हमारी कंप्लीट होती है। जब वाटर के साथ में इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन होता है तो इस Cl और C वाला बॉन्ड बच्चों हमारा टूटता है, Cl निकल जाता है बाहर और यहाँ वाटर से OH आके लग जाता है। तो एक जो था हमारा न्यूक्लियोफाइल वो बाहर निकला और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी जगह अंदर आके लग गया। इसलिए इस तरह के रिएक्शंस को हम प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि इसको हम यूनिमोलिकुलर एक अणु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारण करने वाले पद में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। क्रियाविधि देखिए बच्चों, इसकी जो फर्स्ट स्टेप होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें हैलाइड आयन जो है हमारा बाहर निकलता है, तो इस स्टेप को हम कह सकते हैं हैलाइड आयन का बाहर निकलना। जैसे ही हैलाइड आयन बाहर निकलेगा हमारा कार्बोकैटायन का, कार्ब आयन का फॉर्मेशन होगा मध्यवर्ती के रूप में। हमारा मध्यवर्ती जो बच्चों कार्ब आयन कार्बोकैटायन बनता है। ये स्टेप स्लोएस्ट, सबसे धीमे गति का स्टेप है, इसीलिए इसको हम वेग निर्धारित करने वाला पद भी कहते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल मैंने दोबारा लिख दिया है। SN1 जो होता है बच्चों, इसके पहले स्टेप में
एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है, लेकिन दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसी स्टेप में नहीं जुड़ता है। दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना जो है हमारे अगले स्टेप में होता है। अभी Cl माइनस के रूप में Cl यहाँ से बाहर निकलेगा तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? इस प्रकार से हमारे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ बच्चों 3 लगा लीजिएगा इसके। ये हमारा स्टेप 1 हो गया यहाँ तक। और इसके बाद में जो है हमारा सेकंड स्टेप होता है, जिसमें हमारा H2 अटैक करता है और फिर जाके हमारे इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन का देखने को हमें मिलता है। आगे आने वाले स्लाइड्स में बच्चों हम इसको और देखेंगे। ये देखिए, जिस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था स्टेप फर्स्ट में, उसके ऊपर H2 जो है वो ऐड होगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज दिख रहा है। H2O जो है हमारे यहाँ विलायक के रूप में काम आएगा, सॉल्वेंट, क्योंकि ये क्रिया हो रही है। क्रिया होने के लिए विलायक का होना जरूरी है, तो H2O को हम एज ए सॉल्वेंट काम में लेंगे। इसने लोन पेयर यहाँ दे दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर देखिए बच्चों प्लस का निशान यहाँ पे आ गया। जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट, इसके ऊपर H2O फिर से अटैक करेगा। अब जैसे ही ये वाला H2O बच्चों यहाँ अटैक करेगा, ये वाला H जो है H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस O से आके जुड़ जाएगा और हमारे H3O प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा SN1 रिएक्शन में क्या होता है। दोबारा बता देती हूँ आपको। SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें जो है लिविंग ग्रुप वो एल्काइल हैलाइड अगर एग्जांपल हमने लिया है तो एल्काइल ग्रुप को कार्बोकेटायन के रूप में छोड़कर बाहर निकल जाता है। और सेकंड स्टेप में जो सॉल्वेंट होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। जनरली हम इसमें प्रोटिक पोलार सॉल्वेंट काम में लेते हैं। जैसे ही सॉल्वेंट इस पे अटैक करता है, क्योंकि H2O हम यहाँ ले रहे हैं, O के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस कार्बोकेटायन के साथ में वो H2O का रिएक्शन होता है और H प्लस को जो है वो लेकर H2O बाहर निकल जाता है और हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन बच्चों हो जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो आता है जनरल क्वेश्चन, वो ये है कि जब कार्बोकेटायन के ऊपर प्लस का चार्ज था तो इसके पास के उसी मिक्सचर में Cl माइनस भी पड़ा हुआ था, तो इस Cl माइनस ने इस कार्बोकेटायन से कंबाइन करके दोबारा से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? ये जो है हमारा कार्बोकेटायन ये वाटर के लोन पेयर के साथ ही कंबाइन क्यों कर रहा है? जो सॉल्वेंट हमने बच्चों यहाँ लिया है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक या पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट हम लेते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके पास में H प्लस प्रेजेंट होता है, और पोलार हमें पता है कि ध्रुवीय वो होते हैं जो 2 ध्रुव में डिवाइड हो जाते हैं। एक के ऊपर प्लस का निशान आ जाता है और एक पे माइनस का निशान आ जाता है। जैसे H2O हमें देखने को मिलता है, H में H प्लस और ये OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 अलग अलग ध्रुव बन जाते हैं इस तरह के सॉल्वेंट को, जिसमें प्रोटॉन भी हो और जो 2 पोल के रूप में बिहेव कर सकते हैं, उसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में बच्चों कार्बोकेटायन बना है, और जिस स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वही बहुत स्लो स्टेप है। और अभी भी मैंने आपको बताया है कि जो स्लो स्टेप होता है वही वेग निर्धारण करने वाला पद होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप हमारा होता है। क्योंकि इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में वेग निर्धारण करने वाले पद में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो भी रिएक्टेंट आसानी से जल्दी से कार्बोकेटायन फॉर्म कर देगा, जितना स्टेबल, जितना स्थायी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जितनी जल्दी से होगा, वही रिएक्टेंट जो है हाइड्रोलिसिस पानी के साथ उतनी ही जल्दी से रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा। SN1 रिएक्शंस जो होते हैं ज्यादा उन्हीं में देखने को मिलते हैं जो जल्दी सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेता है। स्टेप 1 में जल्दी से कार्बोकेटायन बन जाएगा तो वो हमारा जल्दी से SN1 रिएक्शन देगा। जो कार्बोकेटायन हमारा बनता है वो बच्चों स्टेबल भी होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है SN1 रिएक्शंस के लिए कार्बोकेटायन के टर्म्स में 3 डिग्री हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हमने एग्जांपल 3 डिग्री का लिया है। फिर 2 डिग्री होता है, उसके बाद में हमारा 1 डिग्री होता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शंस। इसकी विशेषताएं क्या है SN1 रिएक्शंस की? अभी हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि इसको हम एक आणविक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन, इसलिए हमको कॉम्प्लेक्स जटिल अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसका जो वेग निर्धारण करने वाला पद है, फर्स्ट स्टेप जो है बच्चों, उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके
जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है अभिक्रिया की कोटि, वो एक प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो एल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में बच्चों पार्टिसिपेट कर रहा है उसके, क्योंकि उस फर्स्ट स्टेप में बच्चों आपको एक ही एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल देखने को मिला था, तो रेट जो है हमारा वो एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा, क्योंकि यहाँ 1 ही देखने को मिल रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमें न्यूक्लियोफाइल देखने को ही नहीं मिला, न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने के बाद में सेकंड स्टेप पे अटैक करता है। हम सिर्फ जब रेट की बात करते हैं, वेग की बात करते हैं, सिर्फ स्लो स्टेप की बात ही हम उस समय करते हैं। और स्लो स्टेप जो है इसका बच्चों फर्स्ट वाला स्टेप है, जिसमें हमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड देखने को मिलेगा और जिससे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखाई दिया था पीछे वाली स्लाइड में। न्यूक्लियोफाइल उसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं देखेंगे। तो रेट जो होगा हमारा इस अभिक्रिया का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्काइल हैलाइड जो हमने फर्स्ट स्टेप में। जितना आसानी से कार्बोकैटायन बन जाता है बच्चों, और कार्बोकैटायन कब बनेगा आसानी से, जब वो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उतना ही अधिक उसका रेट होगा। तो जो हैलाइड्स आसानी से अच्छा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कार्ब धनायन हमारा बना लेते हैं, वो ही SN1 रिएक्शंस बहुत जल्दी से देंगे। RX जो है बच्चों एल्काइल हैलाइड है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। जितनी जल्दी से जितना स्टेबल कार्बोकैटायन ये बना लेगा एल्काइल हैलाइड, वो रेट जो है उसी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्योंकि जैसा हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में जो था हमारा बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो अटैक नहीं कर रहा था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम जो है न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट पे क्या असर पड़ेगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, रेट जो हमारा एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेट बढ़ेगा तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ही बढ़ेगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, क्योंकि वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। वेग जो है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट बढ़ाने या घटाने से रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है SN1 रिएक्शंस में। अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन सांद्रता कम है तब भी ये रिएक्शन आसानी से हमारा हो जाएगा। सिर्फ हमें जो ध्यान देना है कि जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा उसके लिए ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। और जो हमारा कार्बोकैटायन है बच्चों वो फर्स्ट स्टेप में ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में कुछ और बने और उसके बाद में उसका रीअरेंजमेंट होकर स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन बने। तो उस समय जो है हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो ज्यादा रिएक्शन देने वाला हम नहीं कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक एल्काइल हैलाइड है, वो रिएक्शन करके हमारा दे रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हमारा रेट जो है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रेट जो है हमारा फटाफट स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है, इसलिए रिएक्शन फटाफट हो जाएगा। मान लीजिए एक और रिएक्शन है जिसमें पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है और उसके बाद में वो रीअरेंजमेंट होके पुनर्विन्यास वहां हो रहा है और उसके बाद में 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला जो है हमें ज्यादा फेवर नहीं करेगा। सिर्फ डायरेक्टली जो हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वही हमें देखना है। रीअरेंजमेंट के बाद में चाहे और स्टेबल बन रहा हो कार्बोकैटायन, वो हमारे जो है किसी काम का नहीं है। फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, जो स्टेबल कार्बोकैटायन हमारे फर्स्ट स्टेप में बनेगा बिना रीअरेंजमेंट के, उसको ही हमें देखना है। आपने बच्चों रीअरेंजमेंट का मेरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वहां जाके आप कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट देख सकते हैं कि कार्बोकैटायन किस तरह से अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। जिसमें हाइड्रेट शिफ्ट मैंने आपको बताई है, मैथिल शिफ्ट और फेनिल शिफ्ट भी वहां पे मैंने आपको बताई है। जो फर्स्ट कार्बोकैटायन यहाँ बनता है, ये ध्यान रखना है, उसी कार्बोकैटायन को हमें देखना है। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन जो है बन रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो वही रिएक्शन हमारा ज्यादा फेवरेबल होगा। रीअरेंजमेंट के बाद चाहे कितना भी स्टेबल बने, उसे हमें नहीं देखना है, क्योंकि इसका RDS जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। उस समय जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, हमें बच्चों वही कार्बोकैटायन देखना है। हम आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सेकंड जो है फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम कहते हैं,
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन धनायन का पुनर्विन्यास। तो रीअरेंजमेंट होता है हमारा बच्चों वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए होता है। जो रीअरेंजमेंट होता है बच्चों वो अगल बगल वाले कार्बन पे ही देखने को मिलता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों रीअरेंजमेंट के लिए कि अगल बगल वाले कार्बन पे ही देखने को मिलता है और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो हमारा SN1 रिएक्शन है इसमें रीअरेंजमेंट किसी काम का नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वेग निर्धारण करने वाला पद होता है, उसमें जो भी कार्बोकेटायन बन रहा है अगर वो स्टेबल है तभी वो रिएक्शन होगा, अगर स्टेबल नहीं है तो हमारा SN1 रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। अगला जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक की प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है हमारा पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे हमने H2O की बात की थी, उसके प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हम कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है इसका H2O होता है। RX जो होता है बच्चों जिसकी हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड, जिसमें हम SN1 रिएक्शंस देख रहे हैं। H जो है हमें पता है कि वो H+ और OH- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पोलर है, तो इसका क्या फायदा मिला हमारे एल्किल हैलाइड को, या एल्किल हैलाइड के रिएक्शन के साथ में हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों काम में लिया है। अगर हमारा सॉल्वेंट प्रोटिक होगा तो वो इस RX वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो हमारा OH- बच्चों यहाँ आके लगेगा। तो पोलर तो इसलिए है क्योंकि बच्चों अगर पोलर नहीं होगा तो RX का बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो X बाहर नहीं निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफिल आके नहीं लगेगा। लेकिन प्रोटिक होता है, इसका क्या फायदा हमारे RX को मिलता है वो देखिए। अब जो हमारे यहाँ से X निकलेगा बच्चों बाहर X- के फॉर्म में, एनायन के रूप में जो X निकल रहा है, हैलाइड आयन जो हमारा निकल रहा है। अभी मैंने आपको बताया है कि H+ और OH- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर। ये H+ के जो आयंस हैं वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वो इस X- हैलाइड आयन को जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं और X- को दोबारा जो है इस मैथिल रेडिकल या कार्बोकेटायन के साथ अटैच नहीं होने देते हैं। R के ऊपर बच्चों पार्शियल प्लस का निशान होता है और X के ऊपर पार्शियल माइनस का निशान होता है। अब क्योंकि इस पे पार्शियल प्लस और माइनस का निशान है तो हमें पता है कि इनके बीच में एक आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब जो सॉल्वेंट होता है उसका मेन काम क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको वीक करके बॉन्ड को तोड़ना। सॉल्वेंट कितना स्ट्रॉन्ग है वो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डिसाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं पैरा विद्युत स्थिरांक। R और X के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस का निशान है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है सॉल्वेंट का वो डिसाइड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट कितने आसानी से इस बॉन्ड को जो कि इस R और X के बीच में उसको वीक कर देगा, वो उसका सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं पैरा विद्युत स्थिरांक। ना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सॉल्वेंट है उसकी प्रॉपर्टी कितना अच्छा सॉल्वेंट वो काम करेगा वो उसके पैरा विद्युत स्थिरांक पे डिपेंड करती है। पानी जो होता है बच्चों उसका हमारा पैरा विद्युत स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। इसका मतलब ये R और X के बीच के बॉन्ड को 80 टाइम्स वीक कर सकता है, तोड़ सकता है आसानी से। जब पानी इसके पास पास नहीं था इस एल्किल हैलाइड के पास में, तब अगर ये बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग था, जैसे इसको पानी में डालेंगे पानी इसमें ऐड करेंगे तो ये पानी जो है इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इन दोनों के बीच को 80 गुना कम कर देगा, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 80 है। प्रोटिक सॉल्वेंट जो है हमारा बच्चों SN1 में ही लिया जाता है। SN2 जो हमारा होगा उसमें हम अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, ये वहां आपको अप्रोटिक सॉल्वेंट देखने को मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि प्रोटिक होगा तो क्या फायदा मिलेगा हैलाइड को इसका। जैसे ही हैलाइड आयन बाहर आया, वाटर के जो H+ आयंस हैं वो इसको घेर लेंगे और इसको दोबारा जो है उस कार्बोकेटायन जो हमारा फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है वहां पे इस हैलाइड आयन को दोबारा अटैच नहीं होने देंगे, और जो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हमारा आ रहा है वो आसानी से उस कार्बोकेटायन पे अटैक कर पाएगा। क्योंकि अगर ये H+ जो है प्रोटॉन्स नहीं घेरेंगे इस X- को तो ये X- के पास चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि X के ऊपर माइनस का निशान है, कार्बोकेटायन पे प्लस का निशान होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोटॉन्स जो इसके चारों तरफ एक केज बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं और इसको वापस कार्बोकेटायन के पास में जाने से रोकते हैं। कुछ पानी के मॉलिक्यूल जो है वो H+
देकर इसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं और बचे हुए पानी के मॉलिक्यूल्स है वहां से OH- जो है न्यूक्लियोफाइल के रूप में जाके X की जगह पे लग जाता है और हमारे अल्कोहल का फॉर्मेशन बच्चों हो जाता है। सॉल्वेंट जो है हमें दोनों में ही SN1 हो या SN2 पोलर ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक में प्रोटिक होगा और एक में बच्चों हमारा एप्रोटिक होगा। पोलर इसलिए है क्योंकि हमें बॉन्ड को वीक करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। पोलर अगर नहीं होगा तो इस बॉन्ड को जो हैलाइड में है, एल्किल हैलाइड में, उसको वो नहीं तोड़ पाएगा। अल्कोहल जो है ये भी हमारा एसिटिक एसिड है। ये दोनों ही हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। आगे हम और देखते हैं बच्चों इसको। SN1 रिएक्शंस जो होते हैं बच्चों हमारे ऊष्माक्षेपी होते हैं। जब ये रिएक्शंस होते हैं तो हमारी एनर्जी ऊष्मा निकलती है। हमने देखा था कि C और Cl के बीच का बॉन्ड जो है टूट रहा था और एक नया फॉर्म बॉन्ड जो है C और O वाला ये फॉर्म हो रहा था। CCl के बीच का बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, C और O के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर बॉन्ड जो हमारे यहाँ फॉर्म हो रहा है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी हमारी रिलीज होगी, ऊर्जा हमारी निकलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हमारे होते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये लो टेम्परेचर पे ही फेवरेबल है। हमने ली चैटलेस प्रिंसिपल पढ़ा है 11th क्लास में कि लो टेम्परेचर होगा तो ये आगे की दिशा में चलेंगे और जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो इनका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर जब होगा तब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा। ये हमने ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ा है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हम जहां करते हैं, एंथैल्पी चेंज होता है बच्चों, लेस देन 0 होता है। तो SN1 रिएक्शंस जो होते हैं हमारे बच्चों लो टेम्परेचर पे फेवर होते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है इसीलिए लो टेम्परेचर जो है उस पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। टेम्परेचर हाई होते ही इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ ये चलना शुरू हो जाएंगे। अगला बच्चों हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, त्रिविम रासायनिक पहलू। कितने प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें हम बच्चों देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली प्रकाशिक एक्टिव सक्रिय होगा कि नहीं होगा, या फिर कितने प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बच्चों हमने यहाँ देखा था कि इसके 2 स्टेप्स थे। पहले स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल निकल गया था Cl- के फॉर्म में, ये देखिए मैंने यहाँ दिखा रखा है, और हमारा क्या बन जाता है बच्चों, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोधनायन बनता है, जिसका संकरण जो होता है हमारा sp2 होता है। ये प्लेनर होती है जिसको हम तल में बना सकते हैं, एक ही तल में होती है, तलीय कहते हैं इसको हम। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है इसका, कार्बोकैटायन का प्लस का निशान है इस कार्बन पे। ये प्लेन है जिसमें पड़ा हुआ है, और इसके पास बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये ऊपर और नीचे। अब जो हमारा H2 अटैक कर रहा है उसके पास चांस है वो यहां से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। कई लोग ऊपर नीचे न बोल के इसको बोलते हैं आगे से या पीछे से भी अटैक कर सकता है। कौन अटैक करेगा, हमारा H2O जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। Cl हमारा निकल गया, हमें मान के चलते हैं कि Cl हमारा इस जगह पे रहा होगा। H2O अगर ऊपर से अटैक करता तब हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट, और H2O नीचे से अटैक करता है तो हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट। वो देखिए जिस साइड में जो Cl लगा हुआ था अगर OH वहीं लगता है आके तब हमारा ऊपर वाला प्रोडक्ट बनता है। अगर Cl से अपोजिट डायरेक्शन में आके हमारा लगता है तो हमारा नीचे वाला प्रोडक्ट बनता है, OH लिख दीजिए या फिर न्यूक्लियोफाइल। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव जो होता है बच्चों हम वही देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पे हम किरेल कार्बन देखते हैं। किरेल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी हमारी अलग अलग होती हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिया है ऊपर वाला बच्चों, ये किरेल कार्बन नहीं है क्योंकि एक Cl लगा हुआ है और 3 इससे CH3 लगे हुए हैं जो सेम है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है वो हमें किरेल कार्बन जहां होता है वहां देखने को मिलता है। अगर ये कार्बन हमारा किरेल होता जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला किरेल कार्बन होता जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती, जहां हम बच्चों किरेल कार्बन की बात करते हैं तो वहां हम R और S कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। R को रिक्टर कहते हैं, S को सिनिस्टर कहते हैं। R हमारा तब बनता है जब जाने वाला ग्रुप और आने वाला ग्रुप जो है बच्चों एक ही डायरेक्शन में हो। अब क्योंकि ऊपर वाले प्रोडक्ट में OH वहीं लगा है जहां पे Cl लगा हुआ है इसलिए ये R है, और नीचे वाले में OH जो है वहां लगाया है
जो Cl के अपोजिट डायरेक्शन है तो इसको S भी कह सकते हैं। R रिक्टर होता है बच्चों, S सिनिस्टर होता है। दो तरह के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हमने पहले वाले स्लाइड्स में, पहले वाले वीडियोस में बच्चों, इसको मैंने आपको रिटेंशन, जिस जगह पे Cl था वहीं आके लग गया, उसको हम रिटेंशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं विन्यास का धारण करना, जैसा था वैसा का वैसा बन गया। और जो नीचे वाला है वो हमारा हो गया इन्वर्जन, विन्यास का प्रतिपन बोलते हैं इसको हम, उल्टा विन्यास हो जाना। जो हमारी ज्योमेट्री थी वो वैसी की वैसी रही तो रिटेंशन, ज्योमेट्री हमारे अपोजिट हो गई तो इन्वर्जन। तो हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट बच्चों यहाँ देखने को मिलेंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन। अब क्या बच्चों ये हमारा रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर है। अब बच्चों रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें R और S दोनों बनते हैं, उसको हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ये हमारा रेसमिक मिक्सचर होता है, लेकिन ये 100% जो है रेसमिक मिक्सचर नहीं है। 100% रेसमिक मिक्सचर वो होता है जिसमें हमें 50% जो है R देखने को मिलता है और 50% हमें 50% S देखने को मिलता है। यहाँ जो हमारा बच्चों होता है, ध्यान रखेंगे बात, जो हमारा रिटेंशन वाला है इसकी अमाउंट जो होती है लेस देन 50% होती है, और जो हमारा इन्वर्जन होता है प्रोडक्ट, इसकी अमाउंट जो होती है हमारे ग्रेटर देन 50% होती है। इसलिए यहाँ पे इसको 100% रेसमिक मिक्सचर नहीं कह सकते। रेसमिक मिश्रण जो है ये 100% हमारा नहीं है। रिटेंशन वाला जो बच्चों हमारा प्रोडक्ट है वो कम क्यों बना है वो देखिए। हमने देखा था कि जो कार्बोकेटाइन हमारा बनता है फर्स्ट स्टेप में Cl- के निकलने के बाद, अब Cl- जो है अपनी जगह यहां से छोड़कर मिक्सचर के अंदर उस मिश्रण में जहां ये क्रिया हो रही है वहां चला जाता है, लेकिन ये इस पोजीशन क्योंकि कार्बोकेटाइन पे प्लस का निशान है तो ये Cl- बच्चों यहाँ आसपास में मंडराता रहता है। अब मंडराएगा आसपास में तो ये हमें OH- जो हमारा है उसको यहां नहीं लगने देगा, क्योंकि Cl- जो है उसी के कार्बोकेटाइन के आसपास में प्रेजेंट है, तो OH- के लगने में यहाँ इस ऊपर वाली साइड से आके लगने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, जबकि नीचे वाली साइड से हमारा OH- जो है वो आसानी से आके लग सकता है। इसलिए नीचे वाली साइड से OH लगने से जो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इन्वर्जन वाला, वो हमें अधिक मात्रा में मिलता है, और जो ऊपर से OH- के अटैक से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो हमें कम अमाउंट में मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि रिटेंशन वाला प्रोडक्ट हमारा लेस क्यों है, और ये मिक्सचर जो है हमारा 100% रेसमिक मिक्सचर क्यों नहीं बना है, उसका रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ऊपर साइड से जब अटैक होता है, क्योंकि वह Cl- वही आसपास प्रेजेंट है, तो OH- का अटैक जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है। OH- के ऊपर माइनस का निशान है, Cl के ऊपर भी माइनस का निशान है, दोनों में रिपल्शन होता है, तो OH- जो है वो कार्बोकेटाइन के नजदीक नहीं जा पाता है, जबकि नीचे से जो है OH- का अटैक आसानी से बच्चों हो जाता है। आगे हम और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम बच्चों बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस जो होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फर्स्ट जो है इसका नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड हम ले रहे हैं उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है कि रिएक्शन जो है हमारा जो रेट है SN1 का वो कितना होगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, उसी से हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है तो हमारा SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, और अगर फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हमारा रेट कम होगा। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही आसानी से हमारा रिएक्शन हो जाएगा। सबसे आसानी से कौन करेगा रिएक्शन, हमारा देखिए 3 डिग्री वाला करेगा। ये हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री हो गया, ये हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा 1 डिग्री। ये हमारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी मैंने अपने वीडियोस में बता रखी है, जहां मैंने कार्बोकेटाइन के बारे में बताया है। आप जाके मेरे चैनल पे कार्बोकेटाइन की वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे लास्ट में जो हमारी स्टेबिलिटी आएगी वो मैथिल की आएगी, मैथिल कार्बोकेटाइन है ये। इसको और क्लियर करने के लिए बच्चों हमें क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हमारा ये है और दूसरा हमारा है, पता है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन पे प्लस का निशान आएगा, यहाँ भी प्लस का निशान आएगा। अब जो दोनों कार्बोकेटाइन हमारे फॉर्म हुए उनको हमें कंपेयर करना है, और जो स्टेबल होगा वो रिएक्शन होगा, और जो स्टेबल नहीं होगा वो रिएक्शन हमारा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ प्लस
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन जो है, ये जो कंडीशन हमारे देखने को मिल रही है बच्चों, ये अनुनाद की रेजोनेंस की कंडीशन है। अनुनाद जो है यहाँ देखने को मिलेगा, इसलिए हमारा कार्बोकैटायन जो है स्टेबल होगा यहाँ पे। इसको हम एलाइलिक कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन जब हम देखते हैं स्टेबिलिटी, तो एलाइल कार्बोकैटायन जो होता है हमारा फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, जो हमारा सेकंड वाला है बी वाला, लेकिन ये कम स्टेबल होता है हमारा 3 डिग्री से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलाइलिक जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री से कम स्टेबल है, लेकिन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। तो आप डिग्री निकाल के इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा डिसाइड होगा कि रिएक्शन हमारा होगा कि नहीं होगा। हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल बच्चों इसीलिए 3 डिग्री का लिया था, क्योंकि 3 डिग्री जो होते हैं हमारे असेंबल रिएक्शंस बड़ी आसानी से दे देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें रिएक्शन जो है बच्चों जल्दी से होगा वो बताना है हमें। पहला हमारा ये है, पहला ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है, और चौथा हमारा जो है बच्चों ये वाला है। इनमें से स्टेबल कार्बोकैटायन किस में बनेगा? जहां बनेगा वहां SN1 रिएक्शन होगा, और जहां नहीं बनेगा बच्चों वहां SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा। पहला वाला हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री है। सेकंड वाला जो है 2 डिग्री भी है और बेंजाइल भी है। चौथा वाला हमारा जो है एलाइलिक कार्बोकैटायन है। सबसे ज्यादा SN1 हमारा कौन सा देगा वो हमें देखना है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बच्चों जहां देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा हमारा वही देगा। यहाँ पे हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, या हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा बेंजिल ग्रुप के कारण, सी वाले में। 3 डिग्री जो होता है हमारा बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमारा 3 डिग्री है। यहाँ पे 2 डिग्री है और बेंजाइल भी है, रेजोनेंस भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बच्चों हमारा सी होगा, बी आ जाएगा, बी के बाद में ए आ जाएगा और फिर हमारा डी आ जाएगा। 3 डिग्री हमेशा याद रखेंगे कि बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन 2 डिग्री है और बेंजाइल ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा बच्चों 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा। आपको और कंसेप्ट बच्चों क्लियर करने हैं कार्बोकैटायन से रिलेटेड, तो आप मेरा कार्बोकैटायन का वीडियो मैं बार बार कह रही हूँ देख सकते हैं, वहां मैंने आपको डिटेल में बताया है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है इसको SN1 रिएक्शन को। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जो हमारा बाहर जाने वाला ग्रुप है उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसे होगी उस पर भी हमारा जो है डिपेंड करता है SN1 रिएक्शंस। हमने देखा था कि RX जो है उसका रिएक्शन हो रहा था वाटर के साथ में, तो X जो है हमारा जा रहा था और ROH यहां लग रहा था। तो ये जो हमारा X है इसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं, जो आसानी से निकल जाए लिविंग ग्रुप। क्योंकि हमने देखा था कि जो पहला स्टेप था, रिडिटरमाइनिंग स्टेप था, उसी में हमारा लिविंग ग्रुप निकल के चला गया था। जो जितनी आसानी से निकल के चला जाएगा उतना ही आसानी से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आसानी से निकलने वाला लिविंग ग्रुप होगा तो वहां पे रेट जो है हमारा बच्चों ज्यादा होगा। SN1 रिएक्शन बहुत जल्दी वहां पे हमें देखने को मिलेगा, रेट हमारा ज्यादा होगा। अब हैलाइड्स की बात हम कर रहे थे, तो RI है, RBr है, RCl है, RF है, ये चारों हैलाइड है। इनको आपस में जब कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे सबसे बड़ी साइज जो होती है हमें पता है कि आयोडीन की है। तो आयोडीन की साइज बड़ी है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर निकल जाएगा। फ्लोरीन की साइज छोटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं है, तो ये बाहर आसानी से बच्चों नहीं निकलेगा। तो इनका ऑर्डर जो है बच्चों ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा विलायक हमने काम में लिया है, किस सॉल्वेंट में किस विलायक में पूरा रिएक्शन हो रहा है, उस पर भी हमारा जो है SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है। अभी पिछले स्लाइड से बच्चों मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया था। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, पैरा विद्युत स्थिरांक ज्यादा होगा, वो आसानी से रिएक्शन को SN1 रिएक्शन को करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जिसका पैरा विद्युतांक ज्यादा होता है, जिसका पैरा विद्युत स्थिरांक ज्यादा होता है, वो आसानी से RX के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है
इसलिए हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें लिया था। पोलर क्यों होगा, पोलर होने से हमें क्या फायदा मिलेगा, मैंने आपको बताया था। पोलर होगा तो वो हमारे RX के बॉन्ड को आसानी से तोड़ देगा, और प्रोटिक होगा उसमें H+ प्रेजेंट होगा, तो जो बाहर हमारा लिविंग ग्रुप जा रहा है Cl- के फॉर्म में, वो H+ उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, और घेरने के बाद में उस Cl- को दोबारा जो कार्बोकेटाइन हमारा फर्स्ट स्टेप में बनेगा उससे अटैच नहीं होने देंगे। प्रोटिक सॉल्वेंट के H+ आयंस जो होते हैं वो Cl- के चारों तरफ एक केज का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे वो Cl- दोबारा नहीं जुड़ पाता है। वाटर का मैंने आपको बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 होता है। एथेनॉल जो है उसका हमारा होता है 35 के आसपास बच्चों। और तीसरा जो है हमारा एसिटिक एसिड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों 5 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, पैरा विद्युत स्थिरांक जो होता है, वो किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है, ताकत होती है किसी भी बॉन्ड को वीक करने की। तो हमने यहाँ देखा कि जो H2 होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। ये R और X के बीच के बॉन्ड 1.5 लाख गुना कम कर सकता है। H2 जो है बच्चों इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको 1.5 लाख गुना ये बढ़ा देता है, क्योंकि बॉन्ड को आसानी से तोड़ देता है ये, और जल्दी से रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको 1.5 लाख गुना ये बढ़ा देता है क्रिया के वेग को। जबकि एसिटिक एसिड और इथेनॉल जो है वेग को इतना नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कम होता है। आगे हम बच्चों कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जांपल है वो देखिए, प्रोजेक्शन हम बना लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन जो बच्चों 3 डायमेंशनल कोई फिगर है उसका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। CH3 लगा लिया यहाँ पे हमने, यहाँ Cl लगा लिया, यहाँ फेनिल ग्रुप लगा लिया, और नीचे जो है हाइड्रोजन है, H2 के साथ में इसका रिएक्शन करवाया हमने। तो हमारा प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो पहले हमें देखना है कि इसमें कार्बोकेटाइन जो है वो फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है कि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड जो है टूटेगा, जो कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा इस तरह कार्बोकेटाइन बनेगा जो हमारा 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। तो इसलिए क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे एसेनमन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन बना बच्चों, जो फिशर प्रोजेक्शन बनता है बच्चों वो 3D मॉलिक्यूल्स का बनता है। जैसे इसके कार्बोकेटाइन बना बच्चों हमारा, हमें पता है कि कार्बोकेटाइन जो होता है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और वो प्लेनर होता है, उसको हम प्लेन में बना सकते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, उसको हम प्लेन में नहीं बना सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि Cl जो है हमारा यहाँ पे था और यहां से निकल के बाहर जाएगा Cl- के फॉर्म में। अब सेकेंड स्टेप में जो है हमारा अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। अब OH- जो इसका अटैक कहां पर होगा वो देखिए, ये हमारा कार्बोकेटाइन था, अब इसके ऊपर हमारा अटैक हो रहा है बच्चों OH का। अब Cl जो है बच्चों ये देखिए यहां लगा हुआ है फिशर प्रोजेक्शन में, अगर जिस साइड से हमारा Cl निकला है वहीं आके OH लगता है तो क्या बनेगा, इस फर्स्ट वाले को देख के बनाऊंगी मैं, ये बन जाएगा जिस साइड से Cl निकला है उसके अपोजिट साइड में हमारा OH आके लगता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों ये वाला बनेगा। ये देखिए इस साइड से अटैक करेगा हमारा Cl और इस साइड से करेगा तो हमारा ये वाला बनेगा, ऊपर से करेगा तो ये बनेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि फिशर जो होता है वो 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। कार्बोकेटाइन जो है प्लेनर स्पीशीज है, एक ही प्लेन में सारे के सारे। अभी हमने देखा था कि इस स्ट्रक्चर को जिसमें जिस साइड में Cl लगा हुआ था वही अगर OH आके लगता है इसको हम रिटेंशन बोलते हैं, धारण करना। और जहां अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम इन्वर्जन बोल रहे थे, प्रतिपन। अब हमने इसको रिटेंशन क्यों कहा है और नीचे वाले को इन्वर्जन क्यों कहा है वो देखिए किस तरह से। जब हम RS नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं किस तरह से R का नाम देंगे तो किस तरह से S का नाम देंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रतिपन और धारण रिटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो हम ध्यान से यहाँ देखेंगे बच्चों,
जो हमने यहाँ पे कार्बन लिया था, ये कार्बन जो था हमारा कायरल कार्बन था, क्योंकि यहाँ Cl लगा है, यहाँ H लगा है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन के चारों वैलेंसी जो है 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारा कीरेल कार्बन है। हम इसका बच्चों नाम दे रहे हैं कि S है कि ये R है। रिएक्टेंट जो है हमारा वो S है या R है, और जो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो S बना है कि R बना है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि रिटेंशन हुआ है कि प्रतिपन हुआ है। तो नाम देने के लिए बच्चों हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं वो ध्यान से देखेंगे। जिसका एटॉमिक वेट परमाणु भार ज्यादा होगा उसको हम 1 नंबर देंगे। क्लोरीन का परमाणु भार सबसे ज्यादा है जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन से उनके कंपैरिजन में, तो 1 नंबर हम क्लोरीन को दे देंगे। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको 2 नंबर मिल जाएगा। इसका मिल जाएगा हमें थर्ड वाला CH3 जो है इसको हम 3 नंबर देंगे। और जब हम नेमिंग करते हैं R और S, तो हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है, खड़ी वाली लाइन जो होती है, इस पे हमारा सबसे कम जिसका एटॉमिक वेट होता है वो आना चाहिए। तो H यहाँ पे उसी लाइन पे आ रहा है। अब हम जब एरो बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये एरो हमारी इस तरह से आएगी। जब हम 1 से लेके 3 तक जाएंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, विपरीत दिशा में है। ये हमारी बात होगी बच्चों रिएक्टेंट की, हमारी अभिकारक की। अभिकारक में जो है एंटी क्लॉकवाइज बना है हमारा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट में हमारा क्या बनेगा। ये CH3 लगा लिया यहाँ पे हमने, यहाँ Cl लगा लिया, यहाँ फेनिल ग्रुप लगा लिया, और नीचे जो है हाइड्रोजन है H2 के साथ में, इसका रिएक्शन करवाया हमने। तो हमारा प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो पहले हमें देखना है कि इसमें कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड जो है टूटेगा, जो कार्बोकैटायन हमारा बनेगा इस तरह कार्बोकैटायन बनेगा जो हमारा 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। तो इसलिए क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे एसेनमन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा कौन सा कार्बोकैटायन बना बच्चों, जो फिशर प्रोजेक्शन बनता है बच्चों वो 3D मॉलिक्यूल्स का बनता है। जैसे इसके कार्बोकैटायन बना बच्चों हमारा, हमें पता है कि कार्बोकैटायन जो होता है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और वो प्लेनर होता है, उसको हम प्लेन में बना सकते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसको हम प्लेन में नहीं बना सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि Cl जो है हमारा यहाँ पे था और यहाँ से निकल के, जिन्हें हम इनेंशियोमर कहते हैं, जो हमारे बच्चों 1 और 2 बने हैं, क्या वो एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयी हैं, इनेंशियोमर। तो जो हमारा 1 और 2 बने हैं बच्चों, क्या हमारे इनेंशियोमर हैं, प्रतिबिंब समावयी जिन्हें कहते हैं, मिरर इमेज जिन्हें कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जब इनके बीच में, ये देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ आपको बना के, पहले वाले में जो था हमारा बच्चों OH जो है इस तरफ है, बाकी ग्रुप सारे ऊपर नीचे वाले सेम है। यहाँ pH है, यहाँ पे हमारा H है। दूसरा वाला जो है उसमें हमारा OH यहाँ है। तो ये बीच में अगर हम शीशा रख देते हैं, मिरर रख देते हैं, कांच रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयी हैं। OH अगर इस तरफ से है तो इसमें इस तरह है, CH3 इधर है तो इसमें CH3 यहाँ है। तो ये हमारे प्रतिबिंब समावयी हैं। जब R से हमारा S बने या S से हमारा R बने तो उसको हम बच्चों प्रतिबिंब समावयी कहते हैं। प्रतिबिंब समावयी है कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, आप अपने दोनों हाथों को ले सकते हैं। आपके हाथ जो है, अगर सीधे हाथ में अंगूठा आपके उल्टी तरफ है तो उल्टे हाथ में अंगूठा जो आपके सीधी तरफ है, तो आपके दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयी होते हैं। तो वैसे ही ये फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ बने हैं वो भी एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयी हैं। और ये हमारा रेशमिक मिश्रण भी है।
100% जो रेसमिक मिक्सचर नहीं है, सिर्फ रेसमिक मिक्सचर को हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट था उसकी अमाउंट 50% से कम थी और जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट था उसकी अमाउंट 50% से ज्यादा थी। 100% रेसमिक मिक्सचर होने के लिए रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों जो है 50-50% हमारे होने चाहिए, जो कि हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। हम कुछ एग्जाम्पल बच्चों और कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए बच्चों, ये कायरल कार्बन है। जब कायरल कार्बन हम लेते हैं तो हमेशा बात को ध्यान रखेंगे कि जब कायरल कार्बन होगा तो हमें दो तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक रिटेंशन वाला, एक इन्वर्जन वाला। अगर हमारे पास में कायरल कार्बन नहीं है तो हमें सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये मैं आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। पानी के साथ में रिएक्शन हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट वो देखिए। कौन सा ज्यादा अमाउंट में बनेगा और कौन सा कम अमाउंट में बनेगा, हमें वो निकालना है। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। अभी तक बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पहले स्टेप 1 में Br बाहर जाएगा, तो पहले हम स्टेप 1 कर लेते हैं इसका। Br को बाहर निकाल दीजिए और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दीजिए। यहाँ D लिया हुआ है, D यहाँ बच्चों हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रही हूं मैं, प्लस हमारा बच्चों यहाँ आएगा और Br जो ये बॉन्ड टूटेगा निकल गया बाहर। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा इससे ये वाली चीज की फॉर्मेशन हुई है और Br माइनस हमारा बन जाएगा। अब हमें एक चीज ये दिखाई दे रही है बच्चों, देखिए जिस कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है वो कार्बन जो है हमारा बच्चों 1 डिग्री है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि किसी तरह से प्लस का निशान यहाँ आ जाए इस वाले कार्बन पे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा और साथ में इसके फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो रेजोनेंस के कारण ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलेगी। जो हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है ये H माइनस के फॉर्म में इस वाले कार्बन पे आके लग जाएगा और उसको हम बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, जो कार्बोकेटाइन वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताई है, आप वहां देख सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, देखिए इस वाले कार्बोकेटाइन में किस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो देखिए। हाइड्राइड शिफ्ट जो होती है आसपास वाले कार्बन में होती है, इस कार्बन के अंदर और इस कार्बन में हमें देखने को मिलेगी। इसको 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, अगल बगल वाले कार्बन के अंदर होगी। ये हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल इससे बन जाएगा। प्लस का निशान यहाँ आ जाएगा, ये लगा हुआ है पीएच यहाँ पे, और ये हमारा क्योंकि H यहाँ से H माइनस के फॉर्म में चला जाएगा बगल वाले CH2 पे, तो ये हमारा CH3 हो जाएगा। इसका प्लस का निशान हट जाएगा क्योंकि H अपने इलेक्ट्रॉन और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहा है। ये हमारा 1 डिग्री कार्बन था, अब जो हमारा हो गया 3 डिग्री भी हो गया और बेंजाइलिक भी हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल है हमारा। अब स्टेप 2 में क्या होगा बच्चों, देखिए अब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बोकेटाइन पे जो हमने फॉर्म किया है। कार्बोकेटाइन जो होता है हमारा बच्चों, मैंने पहले बता दिया आपको, sp2 संकरण होता है इसमें और ये प्लेनर तलीय स्पीशीज होती है। तो हमारा जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ, Br हमारा मानते हैं कि यहां से निकल के गया है ऊपर से, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ ऊपर से अटैक करेगा यहाँ पे, या फिर नीचे से अटैक करेगा यहाँ पे। H2O का अटैक हो रहा है इस पे बच्चों। जो हमारा था रिएक्टेंट था उसका हम पहले फिशर बना लेते हैं बच्चों। ये पीएच हो गया। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, सबसे कम प्राथमिकता वाला ग्रुप बच्चों वर्टिकल लाइन पे आता है, वर्टिकल लाइन है, इस पे H+ आ गया। सबसे कम प्रायोरिटी हम H को देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कम है। अब नंबरिंग किसको देंगे, इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा 1, डबल बॉन्ड वाला कार्बन 2 हो जाएगा और इसको हमारा मिल जाएगा 3। एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं हम 1 2 3 में, तो ये हमारा S वाला हो जाएगा। अब जो बनेगा इससे वो देखिए बच्चों क्या बनेगा, 2 बनेंगे प्रोडक्ट इससे। एक प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे इसको हम, एक को जिस साइड से हमारा Br निकल के गया है एक बार हम OH को वही लगाएंगे। कार्बोकेटाइन जो है इसका बना रही हूं मैं फिशर प्रोजेक्शन। CH3 यहां लग जाएगा नीचे, CD3 यहां लग जाएगा और OH हमारा यहां लग जाएगा। और दूसरा जो हमारा बनेगा वो देखिए बच्चों, इसकी भी नंबरिंग करके इसको नाम दे देते हैं हम। इसको मिलेगा हमारा 1 नंबर, इसको मिलेगा डबल बॉन्ड वाला कार्बन 2 नंबर, इसको 3। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्लॉकवाइज, इसको हम बोलेंगे R। ऊपर वाला देखिए, इसको मिल जाएगा 1 नंबर, एटॉमिक वेट ज्यादा है OH वाले का।
पीएच आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन 2 हो जाएगा, इसको 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जब स्टीरियो आइसोमर को त्रिविम रसायन को हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको वहां दोबारा आएगा, तब आपको अधिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए मैं किस तरह से नंबरिंग दे रही हूँ, उसके बिहाफ पे आप ही नंबरिंग देकर एस कौन सा है और आर कौन सा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारा रिएक्टेंट था बच्चों ये एस था, एस से हमारा एस भी बन रहा है और आर भी बन रहा है। तो रिएक्टेंट हमारा एस था जिससे हमारा एस भी बन गया और जिससे हमारा आर भी बन गया। और जहां आर और एस दोनों देखने को मिलते हैं उसको हम बच्चों बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिक्सचर में हमेशा हमको एस और आर दोनों को देखने को मिलेंगे। इन एंशियोमर्स हमें प्रतिबिंब समावयी हमें देखने को मिलने चाहिए रेसिमिक मिक्सचर के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था हम किसको प्रतिबिंब समावयी कहेंगे, जब वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे तब उनको हम प्रतिबिंब समावयी कहेंगे। जैसे मैंने आपको आपके हाथ का एग्जाम्पल देके बताया था किस तरह से उन हाथ को हम प्रतिबिंब समावयी कह सकते हैं। अगर जो ऊपर हमारा एस और आर मिला है उसके बीच में हम मिरर रख देंगे तो हम देखेंगे कि एक में OH जो है हमारा इस तरफ है, दूसरे वाले में OH हमारा इस तरफ है। ऐसा लगता है कि मानो बीच में मिरर रख दिया हो और दोनों जो है बिल्कुल पहले वाले को हम शीशे में देख रहे हो तो हमें दूसरा वाला ऐसे दिखाई देगा, या फिर पहला वाला हमें शीशे में देखने पे ऐसा दिखाई देगा जैसा हमारा दूसरा वाला है। तो इस तरह के केस को हम प्रतिबिंब समावयी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको प्रतिबिंब समावयी क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। पहला वाला जो था हमारा एस था, अगर उसको हम मिरर में देखेंगे तो हमें जिस तरह का दिखाई देगा वो उसका प्रतिबिंब होगा शीशे के अंदर, उसको हम आर कहेंगे क्योंकि उसका अपोजिट होगा। तो एस का प्रतिबिंब समावयी जो होता है हमारा बच्चों आर होता है। OH अगर इसमें सीधे हाथ की तरफ है तो इसमें हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी जो मिश्रण होते हैं, सभी एल्किल हैलाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है पानी के साथ में, अगर वो कायरल कार्बन वहां उपस्थित है तो उसमें हमें एस और आर देखने को मिले, प्रतिबिंब समावयी देखने को मिले। जहां पे हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल कायरल 2 कायरल कार्बन होते हैं वहां पे हमें प्रतिबिंब समावयी देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक कार्बन के द्वारा जो इफेक्ट होता है दूसरा कार्बन उसको कैंसिल कर देता है। तो वहां पे हमारा रेसिमिक मिश्रण हमें देखने को नहीं मिलता है। बच्चों हमने डी और एल टाइप जो है स्टीरियो आइसोमर में पढ़े हैं कि किस तरह से प्लेन प्लोराइज लाइट को, अगर एक मिक्सचर है रेसिमिक मिक्सचर में हमें 2 तरह के देखने को मिल रहे हैं, एस और आर उसके अंदर कुछ मात्रा में उपस्थित है। अगर एस उस प्लेन प्लोराइज लाइट को ध्रुवित प्रकाश को सीधे हाथ की तरफ घुमाएगा तो आर उसको हमारे उल्टे हाथ की तरफ घुमा देगा। तो जो इफेक्ट जो प्रभाव एस ने किया है सीधे हाथ की तरफ, वही प्रभाव जो है अगर आर उतनी ही मात्रा में है तो उसको कैंसिल कर देता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, 100% रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर एस और आर की मात्रा सेम नहीं है, एस ध्रुवित प्रकाश को सीधे हाथ की तरफ घुमाता है, दोनों की मात्रा सेम नहीं है, आर जो है ध्रुवित प्रकाश को उल्टे हाथ की तरफ घुमाता है, क्योंकि मात्राएं सेम नहीं है तो दोनों का प्रभाव कैंसिल नहीं हो पाता है। तो वहां हमें रेसिमिक मिक्सचर जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन वो 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। थैंक यू बच्चों।